अस्सलामुअलैकुम। आई एम वकास अहमद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है जो एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस से रिलेटेड है। आज हमने ना एसिटाइल कोलिन के बारे में पढ़ना है कि किस तरह ये हमारी बॉडी में बनता है, किस तरह उसके बाद बनने के बाद स्टोर होता है, फिर स्टोर होने के बाद रिलीज़ कैसे होता है और उसके बाद अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करता है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि ये दोबारा रीसाइकिल बैक कैसे होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। उसकी वजह ये है कि इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे हमने जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ड्रग स्टार्ट किए हुए हैं, फार्माकोलॉजी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसमें हमें आगे कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ने हैं। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स हमें तभी समझ आएंगे जब हमें एसिटाइल कोलिन के बारे में पता होगा, यानी नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होगी, तब हम जो नॉर्मल फिजियोलॉजी में डिस्टर्बेंस होगी और उसके बाद जो पैथोलॉजी होगी तब हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। एसिटाइल कोलिन के सबसे पहले ना हमें यूजेस पता होने चाहिए कि एसिटाइल कोलिन करता क्या है। जब भी हमें किसी चीज़ के यूजेस या उसके फंक्शंस पता होते हैं ना, तो उसके बारे में पढ़ने में मज़ा भी आता है और ईजी भी हो जाता है हमारे लिए। यानी मैं आपको कहूँ कि प्रोटीन हमारी बॉडी में ये काम करते हैं, हमारे बाल बनाते हैं, हमारे नाखून बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, और ये सारे प्रोटीन्स के काम है। तो उसके बाद ना प्रोटीन्स की सिंथेसिस, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अमाइनो एसिड कैसे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं, वो सारा पढ़ने में बड़ा इजी भी हो जाता है और मज़ा भी आता है। इसी तरह अगर हमें पता होगा ना कि एसिटाइल कोलिन क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद उसके हमें दो फ़ायदे होंगे। एक तो हमें एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस पढ़ने में मज़ा आएगा, और दूसरा क्या होगा कि हमें उससे रिलेटेड बीमारियों का पता लग जाएगा कि यार अगर एसिटाइल कोलिन नहीं होगा तो उसके बाद क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगी। तो उसके बाद उसकी जो फार्माकोलॉजी होगी उससे रिलेटेड ड्रग्स की, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले ना एसिटाइल कोलिन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ये हमें पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हमारी मेमोरी बनाता है एसिटाइल कोलिन। हमारी बॉडी के 60% न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होते हैं। 60% न्यूरोट्रांसमीटर, हमारी बॉडी के 60% न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होते हैं। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हमें जितनी भी चीज़ें याद रहती हैं ना, मेमोरी, हमारा एटीट्यूड, हमारी ईगो और हमारे जितने भी इमोशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये तमाम की तमाम एसिटाइल कोलिन कंट्रोल करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम को, तमाम के तमाम सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी स्केलेटल मसल्स, वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी हमारे एसिटाइल कोलिन के अंडर होते हैं। हमारी जो हार्ट रेट होता है, हमारी हार्ट बीट, हमारा हार्ट स्लो धड़के, ज़्यादा तेज़ ना धड़के, ज़्यादा तेज़ धड़केगा तो उसके बाद उसको स्लो कर देना, ये भी हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी एसिटाइल कोलिन के अंडर होता है। उसके अलावा हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी एसिटाइल कोलिन के अंडर होती हैं कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देना ताकि ब्लड प्रेशर हमारा कम हो सके। उसके अलावा हमारे स्वेट ग्लैंड्स, हमारी जो सिक्रीशंस होती हैं, हमारे पसीना आता है, हमें HCl रिलीज़ होता है, एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, इंसुलिन रिलीज़ होता है, ये तमाम के तमाम भी हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल में होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या एसिटाइल कोलिन के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से ही एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ पैरासिम्पैथेटिक। पहला काम जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, मेमोरी। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है हमारे पास मेमोरी बनाता है। नंबर 2 हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि हमारे पास स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है। स्केलेटल मसल्स को अगर कॉन्ट्रैक्ट करवाना हो तो कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा, रिलैक्स करवाना हो तो रिलैक्स करवा देगा। उसके अलावा हमारी बॉडी की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है हमारे पास, सिक्रीशंस। उसके अलावा हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स में क्या आता है, हार्ट आता है, हार्ट को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स को भी डायलेट करवाता है। डायलेशन की वजह से क्या होता है कि अगर किसी जगह पे बैक्टीरिया या जर्म्स वगैरह आए हुए हैं तो वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स जल्दी से जल्दी पहुँच जाते हैं, और जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया जल्दी से जल्दी मर जाते हैं। अब वो जो ब्लड वेसल्स डायलेट होती है ना, वो भी यही एसिटाइल कोलिन की वजह से होती है। उसके अलावा अगर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज हो गया तो उसमें भी ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है, जल्दी जल्दी से ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है और हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। उसके अलावा हमारी बॉडी की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। सिक्रीशंस जितनी भी होती है ना, जैसे स्टमक में HCl रिलीज़ हो रहा है, हमारे अलावा इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है, स्लाइवा रिलीज़ हो रहा है, पसीना रिलीज़ हो रहा है, स्वेट रिलीज़ हो रहा है, ये तमाम की तमाम भी एसिटाइल कोलिन के अंडर होती हैं। सॉरी। तो इतने ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो इसीलिए हमें एसिटाइल कोलिन के बारे में पता होना चाहिए कि ये बनता कैसे है, क्योंकि हम एसिटाइल कोलिन खाते तो नहीं है ना।
एसिटाइल कोलिन हम खाते तो नहीं है कि बाहर से खाने की सूरत में लेंगे और हमारी बॉडी में जाएगा और उसके बाद जाने के बाद ये सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी के अंदर बनता है। बनता कैसे है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। मैंने आपको बताया कि हमने एसिटाइल कोलिन से रिलेटेड 4 चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले उसकी सिंथेसिस कैसे होती है, दूसरी चीज़ हमने पढ़नी है उसकी स्टोरेज कैसे होती है, तीसरी चीज़ हमने पढ़नी है उसकी सिक्रीशन कैसे होती है, और चौथी चीज़ हमने ये पढ़नी है कि उसकी रीसाइक्लिंग कैसे होती है। कितनी चीज़ें पढ़नी है? 4 चीज़ें। पहली चीज़ सिंथेसिस कैसे होती है, बनता कैसे है, दूसरी चीज़ स्टोरेज कैसे होती है, वेजिकल्स के अंदर पैक कैसे होता है, तीसरी चीज़ उसकी सिक्रीशन कैसे होती है, चौथी चीज़ रीसाइक्लिंग कैसे होती है। देखिए अगर हम एसिटाइल कोलिन को देखें ना, उसके नाम से ही हमें वाज़ेह हो जाता है एसिटाइल और कोलिन, ये हमें 2 चीज़ों से हमें पता लग रहा है कि यार ये 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। पहली चीज़ हमें नज़र आ रही है कि ये एसिटाइल यानी एसिटाइल से मिलके बना हुआ है, और दूसरी चीज़ हमें नज़र आ रही है कि यार ये कोलिन से मिलके बना हुआ है। अब हमारे पास एसिटाइल कहाँ से आया और कोलिन कहाँ से आया? एसिटाइल हमारे पास आता है एसिटाइल को ए से। एसिटाइल कहाँ से आता है हमारे पास? एसिटाइल को ए से। अब एसिटाइल को ए कहाँ से आता है? हमें पता है कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रब साइकिल हो रहा है, फैटी एसिड की सिंथेसिस हो रही है, उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म हो रही है, तमाम के तमाम जितने भी मेटाबॉलिज्म पाथवे होते हैं ना, उसके दौरान एसिटाइल को ए ज़रूर आता है, ज़रूर आता है। कहीं पे वो बन रहा होता है, कहीं पे जो है ना आगे और चीज़ें बना रहा होता है। तो इसीलिए हमारे पास जो एक्सॉन का टर्मिनल होता है ना, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये एसिटाइल को ए बना सके, उसके अलावा ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बना सके। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होते हैं। ये ब्लू कलर के पंप नज़र आ रहे हैं, ये होते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। इसका काम क्या होता है? ये कंटिन्यूसली 2 पोटेशियम आइंस को अंदर लेके आ रहे होते हैं और 3 सोडियम आइंस को बाहर लेके आ रहे होते हैं। और जब ये काम कर रहे होते हैं ना, इसके लिए एटीपी कंज्यूम होता है, और तकरीबन सेल की 40% एनर्जी ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप कंज्यूम करते हैं। तो वो एटीपी बनने के लिए एटीपी चाहिए। एटीपी कौन बनाता है, यानी एनर्जी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो इसीलिए एक्सॉन टर्मिनल के पास लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। वो क्या काम करते हैं कि एटीपीज ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं, एटीपीज बनाते हैं ताकि जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है ये भी काम कर सके। और दूसरा, जब एटीपी बना रहे होते हैं ना, एटीपी कहाँ से बनता है? ग्लाइकोलिसिस वाले पाथवे से, या हमारे पास फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म से। तो वहाँ पे हमारे पास एसिटाइल कोए भी बनता है। तो वो एसिटाइल कोए क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाता है। पहली चीज़, एसिटाइल कोए हमारे पास एसिटाइल कोलिन बनाने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक एसिटाइल होना चाहिए। एसिटाइल कहाँ से आता है? एसिटाइल कोए से आता है। एसिटाइल कोए कहाँ से आता है? माइटोकॉन्ड्रिया से आता है, और वो इजीली हमारे पास अवेलेबल होता है। उसके बाद हमारे पास होता है कोलिन। ये कोलिन कहाँ से आता है? देखें, कोलिन हमारे पास ना विटामिन टाइप का होता है। एक जिस तरह हमारे पास विटामिन होते हैं ना, फैट सोलूबल और जो वाटर सोलूबल विटामिन, हम बाहर से चीज़ें इनटेक करते हैं, उसके अंदर से हमारे पास वो विटामिन आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास तकरीबन हर खुराक के अंदर ना कोलिन भी होता है, जो स्पेसिफिकली वेजिटेबल्स हो गई हैं और जो ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई हैं, उसके अलावा जूसेस होती हैं, तमाम की तमाम मशरूबात के अंदर और वेजिटेबल्स के अंदर, और थोड़ा बहुत जो है ना फ़िश मीट्स के अंदर भी कोलिन अवेलेबल होता है। तो जैसे ही वो खाना खाते हैं तो उससे जो कोलिन होता है हमारे स्टमक के पास जाता है, स्टमक से ब्लड में आ जाता है। फिर वो वाला ब्लड जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के पास आता है ना, तो वो आ जाता है न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द, वो न्यूरॉन्स के पास आता है। फिर न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? न्यूरॉन्स उस कोलिन को अपने सेल के अंदर ले आते हैं, यानी न्यूरॉन्स के अंदर ले आते हैं। और जब न्यूरॉन्स के अंदर ले आते हैं, फिर उसके बाद कोलिन और एसिटाइल को ए आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद हमारे पास बना लेते हैं एसिटाइल कोलिन बना लेते हैं। दोबारा समझें, हमारे पास एसिटाइल को ए था, एसिटाइल को ए आया, कहाँ से आया? माइटोकॉन्ड्रिया से। उसके अलावा कोलिन था, कोलिन कहाँ से आया? हमने खुराक में उसे खाया, हमने जो है ना विटामिन टाइप का था, हमने उसे इनटेक किया। उसके बाद वो पहुंचा ब्रेन के पास, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके। उसके बाद क्या हुआ? न्यूरॉन के अंदर जैसे ही वो गया, एसिटाइल को ए और कोलिन आपस में मिले और हमारे पास बन गए एसिटाइल कोलिन। अब यहाँ पे देखो, ये जो को ए था ना, ये को ए रिलीज हो जाता है, यहाँ पे ये को ए रिलीज हो जाता है और हमारे पास बन जाता है एसिटाइल कोलिन। अब मसला क्या है पता है? मसला ये है कि हमारे पास ये जो कोलिन है ना, कोलिन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज। तो ये कोलिन ईजीली हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकता, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकता। अगर कोलिन अंदर नहीं जाएगा तो एसिटाइल को ए से कंबाइन नहीं करेगा, और कंबाइन नहीं करेगा तो एसिटाइल कोलिन नहीं बनेगा। तो इसीलिए कोलिन को अंदर जाने के लिए एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है, ताकि वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चला जाए। हर 4 स्पीशी
या हर जो है ना वो वाटर सोल्यूबल, वो जो लिपिड सोल्यूबल ना हो, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। तो इसीलिए कोलिन भी आ जाता है यहाँ तक, कोलिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर तक तो पहुँच जाता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के इंटर नहीं हो सकता। तो इंटर होने के लिए उसे एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है। हमें पता है ना कि यहाँ पे जो सोडियम, जो हमारे पास न्यूरॉन्स की टर्मिनल होता है या न्यूरॉन्स होता है, वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम लीकी चैनल्स भी होते हैं। सोडियम लीकी चैनल से क्या कर रहे होते हैं, वो लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आइंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं। हाई कंसंट्रेशन बाहर होती है, बाहर सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सोडियम आइंस सेल के बाहर बहुत ज़्यादा होते हैं और अंदर बहुत कम होते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का पंप क्या काम कर रहा होता है, बार बार 3 सोडियम आइंस बाहर फेंक रहा होता है। जब बार बार 3 सोडियम आइंस बाहर आ रहे हैं तो बाहर सोडियम आइंस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कुछ कुछ सोडियम आइंस ऐसे होते हैं जो लीकी चैनल से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ स्केप कर जाते हैं या डिफ्यूज़ कर जाते हैं। तो जैसे ही ये सोडियम आइंस अंदर की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो ये सोडियम आइंस कोलिन को भी अपने साथ अंदर ले जाते हैं। दोबारा समझें, जैसे ही सोडियम आइंस अपने साथ जा रहे हैं अंदर, तो ये सोडियम आइंस क्या करेंगे, कोलिन को भी अपने साथ ले जाएंगे। इस तरह के जो हमारे पास ये ट्रांसपोर्टर है, चूंकि कोलिन सोडियम पे डिपेंड कर रहा है अंदर जाने के लिए, इसीलिए हम इसे कहते हैं सोडियम डिपेंडेंट कोलिन ट्रांसपोर्टर। सोडियम डिपेंडेंट कोलिन ट्रांसपोर्टर। ये सोडियम डिपेंडेंट कोलिन ट्रांसपोर्टर क्या काम करता है कि जैसे ही सोडियम आयंस सेल के अंदर जा रहे होते हैं, ये अपने साथ कोलिन को भी बाइंड करके अंदर ले जाता है। जैसे ही कोलिन अंदर गया तो कोलिन जाने के बाद क्या काम करेगा, दोबारा एसिटाइल को ए, मैं थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ। कोलिन अंदर चला गया, कैसे गया, सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर ने क्या काम किया, अंदर सोडियम आइंस भी चले गए और साथ में कोलिन भी चला गया। कोलिन को मैं CH लिख रहा हूँ। तो जैसे ही सोडियम आइंस भी अंदर गए और कोलिन भी अंदर चला गया, तो उसके बाद क्या हुआ, एसिटाइल को ए जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से आया था, और ये कोलिन जो आ गया हमारे पास सोडियम डिपेंडेंट कोलिन ट्रांसपोर्टर से, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और हमारे पास बन जाएगा एसिटाइल कोलिन। क्या बन गया, एसिटाइल कोलिन। और हमारे पास ये जो को ए था ना, ये रिलीज हो जाता है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन बनाने के लिए एसिटाइल चाहिए और कोलिन चाहिए। एसिटाइल और कोलिन मिलकर एसिटाइल कोलिन बना लेंगे और ये को ए रिलीज हो जाता है। अब हमारे पास बन गया एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन हमारे पास बन गया, पहला काम हमने कर लिया, हमने सिंथेसिस कर ली। अब हमने करनी है स्टोरेज, कि एसिटाइल कोलिन बन गया तो बनने के बाद स्टोर कैसे होता है। उसकी वजह यह है कि एसिटाइल कोलिन बनने के बाद साथ ही डायरेक्ट रिलीज नहीं हो जाता, तब तक रिलीज नहीं होता जब तक एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा। एक्शन पोटेंशियल आएगा उसके बाद ये रिलीज होगा। अब होता कुछ ऐसा है कि हमारे पास मिसाल के तौर पे ये वेसिकल है। बाकी अगर हम ट्रांसपोर्टर की बात, बाकी न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें ना, जैसे हमारे पास एपिनेफ्रीन हो गया, नोरेपिनेफ्रीन, डोपामीन, ये तमाम के तमाम न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास होते हैं प्रोटीन इन नेचर, यानी हमारे पास ये प्रोटीन्स होते हैं और ये हमारे पास बड़ी आसानी से बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनाने के बाद ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होती है और प्रोटीन्स बन जाती है, और वो प्रोटीन्स फिर गाल्जी बॉडीज़ के पास जाती है और गाल्जी बॉडीज़ उन्हें पैक कर देती है। पैक करने के बाद वो डायरेक्ट एक्सॉन टर्मिनल पे आ जाते हैं और यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। लेकिन एसिटाइल कोलिन का ये वाला काम नहीं होता। एसिटाइल कोलिन जो हमारे पास सेल बॉडीज़ होती है ना न्यूरॉन की, वहाँ पे नहीं बन सकता। उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास प्रोटीन इन नेचर नहीं होता, ये थोड़ा हमारे पास लिपिड इन नेचर होता है। तो इसीलिए हमारे पास ये कोलिन और एसिटाइल से बन तो गया, लेकिन इसको अब पैक करना है। उसकी वजह यह है कि ये पैक तो करने वाला काम हमारे पास गाल्जी बॉडीज़ का होता है और यहाँ पे हमारे पास गाल्जी बॉडीज़ नहीं होती हैं, तो इसीलिए इसको वेसिकल में पैक करना थोड़ा टफ काम होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या काम किया हुआ है, अल्लाह ताला ने हमारे पास यहाँ पे वेसिकल होते हैं, उस वेसिकल में हमारे पास छोटे छोटे से पंप होते हैं। वो छोटे छोटे से पंप क्या काम कर रहे होते हैं, वो छोटे छोटे से पंप कंटिन्यूसली यहाँ पर हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है बाहर, और वो हाइड्रोजन आइंस को पंप करके सेल के अंदर या वेसिकल के अंदर लेके जा रहे होते हैं। अब ये हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा क्यों है, वो आए कहाँ से है। हमें पता है कि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करते हैं, एटीपीज बनाते हैं, और एटीपी किससे बनाते हैं, NADPH2 से, FADH2 से, NADPH2 से और FADH2 से। तो हमारे पास ये जो H होते हैं ना, ये H ये हाइड्राइड्स की फॉर्म में होते हैं, यानी ये फ्री होते हैं। तो ये जो है ना यहाँ पे घूम रहे होते हैं। तो ये पंप क्या करते हैं, ये वेसिकल या पंप क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन आइंस को उनकी हाई कंसंट्रेशन से यहाँ पे ले आते हैं, यानी यहाँ से उठा के वेसिकल के अंदर हाइड्रोजन आइंस को या हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को ले आते हैं। और जब ये लेके आ रहे होते हैं तो ATP कंज्यूम होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ये याद रखिएगा। अब होता कुछ ऐसा है कि यहाँ से हाइड्रोजन आयन इंटर हुए और दूसरे पंप होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ से हाइड्रोजन आइंस एकदम बाहर निकल जाते हैं। हो क्या रहा है
कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन पंप के जरिए वेसिकल के अंदर आ रहे हैं। अब जब वो पंप के जरिए वेसिकल के अंदर आ रहे हैं ना, तो वेसिकल के अंदर हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा हो गए। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि दूसरे पंप के जरिए से ना हाइड्रोजन आयंस बाहर निकल रहे होते हैं। अब जब ये हाइड्रोजन आयंस बाहर निकल रहे होते हैं ना, तो इस हाइड्रोजन आयंस के बाहर निकलने की वजह से यहाँ पे एसिटाइल कोलिन बना हुआ होता है, वो वेसिकल के अंदर आ जाता है। एसिटाइल कोलिन क्या करता है, वेसिकल के अंदर आ जाता है। इस किस्म के ट्रांसपोर्टर को कहते हैं वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। क्या नाम है इसका, वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर, वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। ये नाम याद रखना है। दो किस्म के हमारे पास ट्रांसपोर्टर है, एक हमारे पास है सोडियम डिपेंडेंट कोलिन ट्रांसपोर्टर, एक हमारे पास है वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर, वैट इसे कहा जाता है। अब ये वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर क्या काम कर रहा है कि हाइड्रोजन आयंस को उठा के यहाँ पे लेके आ रहा है, और यहाँ पे लेके आने के लिए एटीपी कंज्यूम कर रहा है, एटीपी कंज्यूम हो रहा है। अब दूसरी तरफ से क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, और बाहर निकलने की वजह से एसिटाइल कोलिन अंदर आ रहा है। एसिटाइल कोलिन डायरेक्ट अंदर नहीं आ सकता, ये बात याद रखनी है। यहाँ पे एसिटाइल कोलिन बंद तो जाएगा लेकिन डायरेक्ट अंदर नहीं आ सकता, इसीलिए हमारे पास को ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है। को ट्रांसपोर्टर किसको कहते हैं कि एक तरफ से चीज़ बाहर निकल जाए, दूसरी तरफ से अंदर आ जाए। ये क्या काम करता है, हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकाल देता है और कोलिन को एसिटाइल कोलिन को अंदर ले आता है। जैसे एसिटाइल कोलिन अंदर आ जाता है, उसके बाद एसिटाइल कोलिन के वेसिकल्स तैयार हो गए। यहाँ पे हमारे पास ये एसिटाइल कोलिन के वेसिकल तैयार हो गए। और दूसरी बात आपने याद रखनी है, दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जब हमारे पास एसिटाइल कोलिन बन रहा था ना, एसिटाइल कोलिन खुद नहीं बन जाता। यानी मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया एसिटाइल को ए और हमारे पास कोलिन आपस में बाइंड हुए, और बाइंड होने के बाद उन्होंने हमारे पास एसिटाइल कोलिन बनाया। अब वो जो बाइंड होने के लिए एंजाइम्स चाहिए होता है ना, उसका नाम है हमारे पास कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। इस मैकेनिज्म के लिए आपको सिर्फ दो एंजाइम याद करने की जरूरत है, एक कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज है और दूसरा कोलीएस्टरेज है। तो आपने जरूर याद रखना है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या काम कर रहा था, कोलिन और एसिटाइल को ए को कंबाइन करके एसिटाइल को ए वो बना रहा था एसिटाइल कोलिन। अब वो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आके पैक हुआ, पैक होने के बाद वेसिकल्स यहाँ तक आ गए। जैसे ही वेसिकल यहाँ तक आ गए ना, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे इन्होंने रिलीज होना होता है। अब ये रिलीज तब तक नहीं हो सकते जब तक यहाँ से कैल्शियम आयंस इनटेक ना हो जाए, तब तक या तो एक्शन पोटेंशियल ना आए। एक्शन पोटेंशियल जब तक नहीं आता, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल आएगा ना तब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज होंगे। रिलीज होने के बाद अगले न्यूरॉन्स को मैसेज पहुंचाएंगे कि यार आपने ये काम करना है। अगर मिसाल के तौर पे ये न्यूरॉन स्केलेटल मसल्स के ऊपर है तो स्केलेटल मसल्स को मैसेज पहुंचाएंगे आप कॉन्ट्रैक्ट हो जो या रिलैक्स हो। जो ब्लड वेसल्स के ऊपर है तो उनको मैसेज पहुंचाएंगे आप डायलेट कर जो। हार्ट के ऊपर है तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करवाएंगे, यानी हार्ट को तेजी से धड़काएंगे या स्लो कर देंगे। तो ये एसिटाइल कोलिन के न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे तब तक रिलीज नहीं हो सकते जब तक एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा। तो जैसे ही हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे एक स्पेशल चैनल्स होते हैं। वो स्पेशल चैनल्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे, वो स्पेशल चैनल्स का नाम है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। क्या नाम है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। वो तभी खुलते हैं जब हमारे पास जो है ना थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव हो जाता है, यानी -55 मिली वोल्ट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जैसे ही अचीव हो जाता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं और बाहर से लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आइंस अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही कैल्शियम आइंस अंदर आते हैं, कैल्शियम आइंस क्या काम करते हैं, यहाँ पर इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवा देते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर भी जब रिलीज होता है ना, उसका भी एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, खुद ब खुद नहीं हो जाता। होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर इस वेसिकल्स के साथ एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है वी स्नेयर्स, और इसी तरह हमारे पास ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पर भी एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है टी स्नेयर्स। अब ये वी स्नेयर्स और टी स्नेयर्स होते तो यहाँ पे हैं, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमारे पास ज़रूरत होती है कैल्शियम आयंस की। जब तक कैल्शियम आयंस नहीं होंगे ये दोनों इंटेंगल नहीं हो सकते, कंबाइन नहीं हो सकते, और एज ए रिजल्ट ये टी स्नेयर्स इसको खींचेगा नहीं, और इसको खींचेगा नहीं तो ये रिलीज नहीं हो सकता, यानी इसकी एक्सोसाइटोसिस नहीं हो सकती। एक्सोसाइटोसिस होने के लिए कैल्शियम आयंस होना ज़रूरी है, तब जाके ये वी स्नेयर्स और टी स्नेयर्स दोनों प्रोटीन आपस में बाइंड करती हैं। बाइंड करने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस हो जाती है, और एक्सोसाइटोसिस होने के बाद यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं। एक्सोसाइटोसिस का मैकेनिज्म आपको पता है कि यहाँ पे आएंगे, ये मेम्ब्रेन ऊपर जाएगी और उसके बाद यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन जो रिलीज होना था हो गए, और रिलीज होने के बाद यहाँ पे कोई ना कोई रिसेप्टर्स होते हैं, ये जाके उसी रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं। इस रिसेप्टर का भी अपना नाम होता है। दो किस्म के रिसेप्टर होते हैं जिन पे एसिटाइल कोलिन जाके एक्ट करते हैं, एक का नाम होता है निकोटिनिक रिसेप्टर और एक हमारे पास होता है मस्कुलेनिक रिसेप्टर। दो किस्म के रिसेप्टर होते हैं, एक होता है निकोटिनिक रिसेप्टर और दूसरा हमारे पास होता है मस्कुलेनिक रिसेप्टर।
मस्कुलिनिक रिसेप्टर मसल्स के ऊपर होते हैं और निकोटिनिक रिसेप्टर हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर होते हैं और जाके अपने अपने एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जैसे ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पे बाइंड किया, बाइंड करने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास अगले न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल फायर हुआ। फायर होने के बाद सारा जो काम होना था वो हो गया। अब जब काम हो गया ना, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें इस एसिटाइल कोलिन को यहाँ से रिसेप्टर से छुड़ाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पे बाइंड होता रहेगा तो एक्शन पोटेंशियल कंटिन्यूसली फायर होता रहेगा और मल्टीपल टाइम एक्शन शो हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाना था, तो ब्लड वेसल्स डायलेट होती रहेंगी, इतनी ज़्यादा डायलेट हो जाएंगी कि मे बी वहाँ से ब्लड निकल के बाहर आ जाए। या मिसाल के तौर पे स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना था, तो स्केलेटल मसल्स कंटिन्यूअली कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, रिलैक्स हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये जो रिसेप्टर है और जो हमारे पास रिसेप्टर है और न्यूरोट्रांसमीटर है, इनका कॉम्प्लेक्स भी तोड़ना ज़रूरी होता है। इन रिसेप्टर को और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इनके कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कोलीएस्टरेज। कोलीएस्टरेज क्या काम करता है, दोबारा एसिटाइल कोलिन को जिस चीज़ों से वो बना था, एसिटिक एसिड यानी एसिटाइल को सिंपल एसिटिक एसिड और कोलिन में तोड़ देता है। किस किस चीज़ों में तोड़ता है, कोलिन में और एसिटिक एसिड में, इसमें तोड़ देता है। ये कोलीएस्टरेज नाम याद करने का तरीका ये है कि हमारे पास ना जो एसिटाइल कोलिन होती है ना, उसमें एस्टर बॉन्ड होती है और ये जाके स्पेसिफिकली एस्टर बॉन्ड को तोड़ता है, इसीलिए इसे कोलीएस्टरेज कहा जाता है। होता कुछ ऐसा है कि मिसाल के तौर पे एस्टर बॉन्ड क्या होती है, CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके आगे कोई भी R ग्रुप लग जाए। हमारे पास एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर ये होता है, CH3 हो जाता है, यहाँ पे CH3 होता है और यहाँ पे CH3 होता है। ये हमारे पास एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास एस्टर बॉन्ड है। तो ये कोलीएस्टरेज क्या काम करता है, ये वाला एस्टर बॉन्ड तोड़ देता है। एस्टर बॉन्ड तोड़ता है और कोलिन को फ्री कर देता है। चूंकि ये एस्टर बॉन्ड तोड़ता है इसीलिए इसको एस्टरेज कहते हैं और कोलिन को फ्री करता है इसीलिए कोलीएस्टरेज नाम है इसका। तो कोलीएस्टरेज क्या काम करता है, दो कंपाउंड में तोड़ देता है इसे, एसिटिक एसिड में और कोलिन में। कोलिन दोबारा फ्री हो जाता है। ये कोलिन दोबारा सोडियम डिपेंडेंट कोलिन ट्रांसपोर्टर के जरिए दोबारा सेल के अंदर आ जाता है और एसिटिक एसिड भी दोबारा सेल के अंदर आ जाता है या तो ये ब्लड के अंदर दोबारा चला जाएगा और ब्लड के अंदर जाने के बाद इसकी ब्रेक डाउन होगी और दोबारा ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद इस कोलिन दोबारा अंदर चला गया, उसके बाद कोलिन दोबारा जो है ना यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के वो एसिटिक एसिड के साथ दोबारा जोड़ेगा, एसिटाइल को के साथ कैसे जोड़ेगा, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज दोबारा इनको जोड़ेगा। उसके बाद दोबारा वेसिकल के अंदर पैक होगा, दोबारा वेसिकल के अंदर पैक होने के बाद ये दोबारा रिलीज़ हो जाएगा और अपने एक्शन परफॉर्म करता रहेगा। इस तरह कोलिन बार बार रिसाइकल होता रहता है। हमारे पास ये कोलिन का फ़ायदा होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और हमें बताएं फर्दर कैसे इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। ओके।